ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आज हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, दोज एलिमेंट्स in which last electron is added into n-1 d penultimate shell। तो उन्हें क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पेनल्टीमेट शेल से क्या मतलब है, अगर पेनल्टीमेट शेल की बात की जाए, जैसे हम जनरली बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ। अगर हम कोई एटम लेके चले, मान लो क्लोरीन लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पेनल्टीमेट शेल का क्या मतलब है, तो जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 17 है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस सेल कौन सी होती है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3। इस वाली शेल को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। तो 2s और 2p क्या हो जाएगी, n-1। n-1 से मतलब है इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है n-1। और n-1 से रिलेट मतलब अगर कोई हाईएस्ट वैल्यू है n की हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर 3, तो 3 क्या होगी यहाँ पे, वैलेंस सेल। तो n-1 क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल। तो n-1 क्या हो जाएगी, पेनल्टीमेट शेल। उसी तरीके से अगर n-2 है तो वो क्या हो जाएगी, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इस तरीके से अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन में वैलेंस शेल कौन सी होगी, 3s और 3p। तो पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, 2s और 2p। और एंटी पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, n-2 यानी कि 1s। और ये क्या होगी, पेनल्टीमेट। तो इस तरीके से हम बात करते हैं किनकी, वैलेंस शेल की, पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर आगे बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, आगे बात की जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ये लाई कहां पे करते हैं, अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन कहां पे है, दे आर लाई इन द सीरीज बिटवीन, इसके बीच में लाई करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लाई इन बिटवीन ऑफ, किस किस के बीच में लाई करेंगे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन दो के बीच में लाई करते हैं, एस ब्लॉक के बीच में और पी ब्लॉक के बीच में। जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद अगर बात की जाए और इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टीज में बाद में देखेंगे, उससे पहले क्या देखते हैं, उससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर सीरीज की बात की जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर सीरीज की बात करें तो कौन कौन सी सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगी, तो कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड ऑल्सो 6D सीरीज।
आपके सिलेबस में कौन सी सीरीज के बारे में पढ़ना है? ओनली 3D सीरीज के बारे में। तो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट 3D सीरीज। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब 3D सीरीज की बात की जाए तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अगर मैं बात करूं 3D, 4D एंड 5D, तो अगर इस तरीके से इनके एलिमेंट्स लिखे जाएं तो कैसे लिखे जाएंगे? स्कूटर, यामा, ला, टी, जरा, हाफ, वो नवाब था। उसके बाद क्रोमाटन, मंतकरे, फेरस, उसके बाद कोई रहे ईरान। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे आया? एंड द लास्ट स्टेज जिनी कनाडा होगा। तो इस तरीके से हमने लिख दी 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। हमें कौन सी सीरीज के बारे में पढ़ना है? ओनली 3D सीरीज के बारे में। और 3D सीरीज कौन सी है? ये वाली। और अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, सबसे पहले अगर इनका पीरियड नंबर की बात की जाए तो कौन से पीरियड नंबर से आते हैं? n इज इक्वल टू 4। इनका पीरियड नंबर कौन सा है? फोर्थ है। और फोर्थ पीरियड में हमारा आता है कैल्शियम। कैल्शियम से अगला एलिमेंट ही कौन सा होता है? स्कैंडियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो इनका एटॉमिक नंबर किस तरह हो जाएगा? 21, 22, 23, 24, 25 से लेके 26, 7, 8, 9 एंड 30। तो इस तरीके से हमने इनके क्या लिख दिए? एटॉमिक नंबर। अब सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्या? n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2। या किसी किसी बुक में इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है n-1, d 1 to 10, n-1, d 1 to 10 और ns 0 से 2। तो किसी किसी बुक में आपको ये देखने को भी मिल सकता है। अब इसको किस हिसाब से लिखा गया है? जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लिखा गया है ये वाली। तो आपको यही वाली फॉलो करनी है। अब जीरो क्यों लिखते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स में ये है, अगर डी ब्लॉक में उन्हें रखा जाए तो एस में कितने होंगे? जीरो। अब जीरो एस में कब हो सकते हैं? जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आगे इसमें बात करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट में बात आएगी, तब देखेंगे कि इसे जीरो क्यों लिखा गया है। अगर बात की जाए एक एक करके, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कौन सा है? स्कैंडियम। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। 21 के लिए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन तो रहेगा ही, क्योंकि आर्गन नोबल गैस और उसका एटॉमिक नंबर 18। तो 18। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। इसका 18 होता है, उसमें 21 है, तो 3 और भरने हैं। 3 कैसे भरेंगे अब? तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, 3p6 तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? 3D, यानी कि 3D1 एंड 4s2। अब जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसे कंपेयर किया जाए तो n-1 की वैल्यू क्या है? 3 और n की वैल्यू क्या है? 4। और जो n की हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। यानी कि 4 वाली हमारी क्या हो गई? वैलेंस शेल। ये हमारी होगी वैलेंस शेल। तो मैंने पीछे क्लोरीन का एग्जांपल लेके बताया था, तो n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। यानी n की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो n-1 क्या हो गया? 3। तो 3 वाली क्या हो गई? पेनल्टीमेट शेल। ये हो गया पेनल्टीमेट शेल। और जो आर्गन में 3s2 और 3p है वो भी क्या है? पेनल्टीमेट। तो ये हमने देख लिया कि n-1 को क्या बोला जाता है? पेनल्टीमेट शेल। और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू पेनल्टीमेट शेल, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब दो इसमें भर गई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, तो इसे क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरीके से यदि मैं किसकी लिखना चाहूँ? टाइटेनियम की। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी? आर्गन तो रहेगा ही, यानी 18। उसके बाद 4s2, तो डी में कितने आ जाएंगे? बच गए 2, यानी कि 2 आ जाएंगे, 3d2। इसी तरीके से हम इनकी क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इस तरीके से हम सभी एलिमेंट्स की क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मेनली कौन सी याद रखनी है, एक तो क्रोमियम की और कॉपर की। क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शनल। तो अगर बात की जाए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्रोमियम की। अगर क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए, अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड की, तो एक्सपेक्टेड तो ये होनी चाहिए कि आर्गन 18 और एस में 2 जाएंगे और 3D में कितना होने चाहिए 4, यानी कि 20 प्लस 4 24 हो गया। बट ये वाली तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, गलत। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती नहीं है। तो इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18 4s1 एंड 3D 5। ये इसकी क्या हो गई, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब डी में 5 के हो गए और एस में 1 क्यों गया। अब डी में 5 जाने का रीजन क्या था, ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस वजह से, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस रिक्वायर more stability। तो इसलिए एक्सपेक्टेड जो थी वो ये होनी चाहिए थी, ये तो क्या होगी गलत, बट जो करेक्ट होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। तो इसलिए किस लिए हुआ, क्योंकि डी में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आगे बात की जाए कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो कॉपर की क्या हो जाएगी, कॉपर 29, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। और 29 में अगर इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो उसे कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 4s2। अब एस में 2 गए यानी 20 हो गए और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29, यानी कि डी में कितने जाने चाहिए 9, बट यहाँ कितने जाएंगे 9 हो गया। ये क्या थी एक्सपेक्टेड, बट ये एक्सपेक्टेड है तो इसलिए क्या हो गई गलत, ये चीज क्या हो गई गलत। अब रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, अगर लिखी जाए कॉपर 29 की रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18 4s1 और 3D 10। अब 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 में क्या हो गई फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये क्या हो गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने इनकी बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए वही होगी। तो जो एक्सेप्शनल केस थे क्रोमियम और कॉपर, हमने उनकी बात कर ली है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आती है एटॉमिक रेडियस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले क्या देखना है, एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो सबसे पहले किसकी बात करनी है, 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात की जाए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये हो गए 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरफ बढ़ती है और किस तरफ घटती है, उसके बाद उसका क्या समझेंगे रीजन। तो सबसे पहले बात की जाए जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड की बात जब हम करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज। तो ये वाला ट्रेंड कहाँ तक, लगभग आयरन तक तो क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या करती है यहाँ पर डिक्रीज करेगी। उसके बाद बीच में क्या होने लगती है, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। लास्ट में क्या होने लगेगी, इंक्रीज। तो पहले एटॉमिक रेडियस क्यों घट रही थी, एटॉमिक रीजन अगर लिखा जाए
तो अब लिखते हैं रीजन। रीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं रीजन। अगर रीजन लिखा जाए तो पहले का रीजन क्या हो जाएगा, पहले का रीजन ये हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस क्यों घट रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसलिए इनकी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी बीच में कांस्टेंट क्यों होगी, यानी कि सिमिलर क्यों आई, तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज हेयर एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनसे क्या होगा, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट विल काउंटर बैलेंस विद ईच अदर। और लास्ट में क्या हो जाता है, डी इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करने लगता है जेड इफेक्टिव के ऊपर। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, जेड इफेक्टिव। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है, अब एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एटम है, अब जब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम से लेके पहले मैग्नीज तक के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एटम मान लेते हैं, सबसे पहले एटम लेके चलते हैं। तो एटम के पास क्या होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा तो उसके पास क्या रही होगी, वैलेंस शेल रही होगी, इस तरीके से। तब जब वैलेंस शेल रही होगी तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, वो तो सब में ही होते हैं। बात किन पे आती है, डी इलेक्ट्रॉन पे। अब जब डी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस तरीके से, ये हो गई डी शेल। और हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर किसका होता है, डी सब शेल का। अगर डी सब शेल का शील्डिंग इफेक्ट है जो पुअर होता है, तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमारी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल कौन सी है, 4s वाली, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो इस तरीके से हमने बना ली आउटर शेल। उसके बाद अंदर वाली कौन सी है, डी। अगर अंदर वाली डी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल गए किए गए हैं कुछ इस तरीके से। तो पहला इलेक्ट्रॉन डाला, मान लेते हैं स्कैंडियम की बात करते हैं। तब डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी वो क्या है, वेरी पुअर। अब जब वो पुअर है तो यानी कि वो आउटर शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने से मतलब क्या है कि ये आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, किससे, इनवार्ड न्यूक्लियस पुल से। यानी कि अगर इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर हो गया तो इसे क्या करेगा, ज्यादा उससे खींचेगा। अगर ज्यादा उससे खींचेगा, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर है, अब ये पुअर है तो इनको ज्यादा उससे खींचेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यानी कि इसका साइज क्या करेगा, शेल हमारी क्या होने लगेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, अंदर की तरफ आएंगी। तो जैसे ही अंदर की तरफ आने लगेंगी तो इसका साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, यानी साइज क्या कर गया, डिक्रीज। ठीक है। अब बीच में कांस्टेंट क्यों हुआ, अब बीच में कांस्टेंट होने का रीजन क्या था, जब हमने बीच में बात की जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा डी में, टाइटेनियम में 2, फिर उसके बाद वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4, और क्रोमियम में कितने हो जाएंगे, 5। उसके बाद मैग्नीज में भी 5। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, आयरन। आयरन के बाद अगला है कोबाल्ट, तो उनमें कितने हो जाएंगे, 6 और 7। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर हो गए 5 से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डी में। अब क्या होगा, पहले तो क्या था कि 1-2 डी इलेक्ट्रॉन कम थे, तो उस केस में इसका शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर था, इसलिए शेल क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। बट जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन होगी, बट अब इनके बीच में तो अट्रैक्शन है, बट जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, बीच में रिपल्शन। अगर इस चीज की बात की जाए तो ये चीज तो क्या है, अट्रैक्शन।
और इलेक्ट्रॉन के बीच का चीज क्या बोलेंगे, रिपल्शन। अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात की जाए तो ये चीज क्या है, रिपल्शन। तो जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने लगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन क्या करने लगा, इंक्रीज। अगर इन दोनों के बीच का रिपल्शन इंक्रीज करने लगा तो इसको अब ये धक्का मारेगा। अब जैसे ही धक्का मारेगा तो शेल क्या करेगी, थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर है तो शेल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है और थोड़ा सा धक्का भी लग रहा है, तो सेल थोड़ी सी एक्सपेंड भी हो रही है। तो इसलिए इस जब हम बीच में बात करते हैं डी ब्लॉक सीरीज के, तो बीच में क्या है, ऑलमोस्ट ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, काउंटर बैलेंस। अब दोनों इफेक्ट एक दूसरे को जब काउंटर बैलेंस करने लगेंगे तो उनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब जैसे और आगे बढ़ेंगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो डी में तो 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि डी में हो गए पूरे 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये डी में क्या होगी, फुल्ली फिल्ड। या फिर निकल की बात की जाए 8, कॉपर की बात करी जाए 9, जिंक की बात करी 10, तो डी में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या है, और ज्यादा इंक्रीज करने लगेगा, मोर इंक्रीज। ये वाला रिपल्शन क्या करेगा, और ज्यादा इंक्रीज करने लगेगा। अगर ये वाला रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, और ज्यादा धक्का मारेंगे। अगर और ज्यादा धक्का मारेंगे तो ये वाली शेल क्या करेगी, और ज्यादा खुलेगी। तो और ज्यादा खुलेगी तो इसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से जब शुरू में चले तो डिक्रीज किया, बीच में कांस्टेंट आया, फिर लास्ट में क्या हो गया, इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज क्यों करने लगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इसलिए ये वाली शेल क्या करेगी, और ज्यादा खुलेगी। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, एटॉमिक रेडियस की। ये हमने कब बात की, ये हमने बात की 3D सीरीज की। अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज की, तो डाउन द ग्रुप वैसे तो जनरली क्या करती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। पर जब 4D और 5D की सीरीज की बात आती है तो उनमें क्या हो जाएगा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D and 5D series is almost similar due to lengthened contraction. मतलब अगर ऑर्डर लिखा जाए ग्रुप में, ऑर्डर इन ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, 3D से ज्यादा किसका, 4D का। और 5D का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, एटॉमिक रेडियस की। कि डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, बट 4D और 5D का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीरीज, ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, ये हम पढ़ेंगे जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इनका साइज है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो हमने ये बात करती किसकी कर ली, एटॉमिक रेडियस की। उसके बाद किसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो पीरियड में क्या करती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज increase on moving left to right in किसमें, पीरियड में। इंक्रीज क्यों की, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या किया, इंक्रीज किया, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की। बट सम इरेगुलरिटीज, अब आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी क्यों आई, इसका रीजन हम देख चुके हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी आने का रीजन, क्योंकि एटॉमिक रेडियस में क्या आ रही है, इरेगुलरिटी। एटॉमिक रेडियस में देखने को क्या मिल रहा है, पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर बढ़ रही है। तो इसी तरीके से किसमें भी इरेगुलरिटी आ जाएंगी, आयनाइजेशन एनर्जी में। उसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा,
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम 3D to 4D एंड 4D to 5D सीरीज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4D और 5D का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका साइज डिक्रीज किया है। साइज डिक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या की है? इंक्रीज की है। तो 4D और 5D की आयनाइजेशन एनर्जी क्या देखने को मिलती है? ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसकी वजह से होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो हमने ये किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली आयनाइजेशन एंथैल्पी की। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर मेटालिक करैक्टर। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अगर इस प्रॉपर्टी की बात की जाए, ये क्या प्रॉपर्टी बताती है? जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक करैक्टर की जब भी बात आती है, तो मेटल्स की जब भी बात आती है, तो मेटल्स के केस में हम क्या देखते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? लॉस करना चाहते हैं। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनका मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करने का रीजन क्या हुआ? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है? डिक्रीज। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, यानी कि लॉस करना चाह रहा है। अगर कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर पा रहा है, यानी कि उसमें क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। यानी कि कोई भी मेटल है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक करैक्टर भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इजिली लॉस कर पा रहे हैं। इजिली लॉस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। तो जितने भी सारे फैक्टर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनली होते हैं। कोई इनवर्सली होगा तो कोई डायरेक्टली होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात की जाए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि किसके बीच में लाई करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। तो एस ब्लॉक से आगे और पी ब्लॉक से पीछे। तो जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो कौन सा करैक्टर बढ़ता है? पीरियड में बढ़ता है नॉन मेटालिक करैक्टर। और अगर नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव किससे हो जाएंगे? एस ब्लॉक से। और ज्यादा किससे होंगे? पी ब्लॉक से। तो हम ये लिख सकते हैं दे आर लेस मेटालिक। कम मेटालिक है। किससे कम मेटालिक है? लेस मेटालिक देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट मोर मेटालिक देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा वो भी एस ब्लॉक से क्या होगा? कम होगा। और पी ब्लॉक से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि पीरियड में जब मूव करते हैं तो कौन सा करैक्टर बढ़ता है? नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी कि मेटल आप या एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना नहीं चाहते। और जो कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहता उसका मतलब क्या है? उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर घट रहा है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसके बाद जब हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड की बात कर लिया। अब हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है? मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली? मेटालिक करैक्टर की। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की किनके? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किनके बीच में लाई करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की जाए तो मेटल है। मेटल क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव। अब ये क्या करते हैं? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो
ये क्या करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब वेरिएबल क्यों शो करते हैं? वेरिएबल का मतलब है अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्कैंडियम को। अगर बात की जाए स्कैंडियम, तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन और D1 4s2, 3D1 4s2। अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? दो यहाँ और एक यहाँ, तीन पड़े हुए हैं। वैलेंस शेल तो 4s है, बट पेनल्टीमेट भी किसमें ये आएगी? जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पेनल्टीमेट से भी कर सकता है और वैलेंस से भी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होगी। अब +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हुई? क्योंकि जब ये तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, दो यहाँ से और एक यहाँ से, किसको एक्वायर कर लेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। इसलिए सिर्फ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद +1 भी शो कर सकता है करने को तो, बट +3 वाली क्या है? स्टेबल। करने को तो +2 भी शो कर सकता है, बट +3 वाली क्या होगी? ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हम अगर बात करें इसकी टाइटेनियम की, टाइटेनियम की आर्गन 3D1 3D2 4s2, तो इसकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? +4। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीज की बात की जाए, तो मैग्नीज की जब हम बात करेंगे, उसके पास क्या है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी आर्गन 3D5 4s2। तो ये क्या करता है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या रीजन हो जाएगा इसका? इसका रीजन हो जाएगा शो मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए तो 5 इसमें हैं और 2 इसमें, यानी टोटल इसके कितने हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। बट स्टेबल कौन सी होगी? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी +2। +2 में क्या करेगा? एक्वायर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्वायर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सी शो कर सकता है? +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, +6 भी कर लेता है, +2 से, +2 तो होगी, +3 भी कर लेता है। तो जो मैग्नीज है वो हर तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी तरीके से क्रोमियम भी क्या है? +6 में क्या होगा? +6 भी शो कर सकता है, +4 भी। +1 में स्टेबल उतना ज्यादा नहीं होता, बजाय कि इसके +3 के। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली? ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसकी, अगर जिंक की बात की जाए, अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 30 इसका एटॉमिक नंबर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3D10 4s2। तो डी, अगर इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, जिंक +2 में ये क्या बना लेगा? आर्गन 3D10। तो इसकी मोस्ट लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +2, ड्यू टू एक्वायर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से अगर जब हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की, अगर कॉपर की बात की जाए, कॉपर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D9 4s2। अगर जब हम कॉपर की बात करेंगे, तो अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा,
इसको एक्वायर कर सकता है ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बट इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +2। कॉपर +2 मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? +2 मोस्ट स्टेबल फॉर्म। उसी तरह अगर हम निकल की बात करेंगे तो निकल की भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? 2+। निकल की बात की जाए तो ये भी 2+ में क्या है? मोर स्टेबल। तो इस तरीके से हमने किन की बात कर ली? हर एलिमेंट्स के लगभग ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर चुके हैं। और पूरी 3D सीरीज की बात की जाए तो पूरी 3D सीरीज में इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 फॉर 3D सीरीज। मोस्ट कॉमन का मतलब यहां से है कि हर एलिमेंट कम से कम +3 तो शो कर ही रहा है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है? +3। जिंक और कॉपर को छोड़ के जो +2 में ही क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। +3 ये जनरली शो नहीं करते। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली? ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसके बाद अगर बात की जाए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात की जाए तो एटोमाइजेशन क्या चीज है? जब दो एटम आपस में मिलके क्या बना ले? बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तो उसे ही क्या बोलते? उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि जब 3D सीरीज एलिमेंट आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? एक दूसरे के साथ नहीं, आप जैसे कि बात की जाए जिंक की, अगर मैं जिंक की बात करूं, अगर जिंक का एटम जिंक के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कि जब बॉन्ड बना है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो जिंक की क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज वेरी लो। इसकी क्या होती है? वेरी लो। क्यों होती है? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। इसकी वेरी लो क्यों होती है? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी तो 3D10 4s2। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? वेरी लो। तो इसलिए बोला जाता है कि जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? वेरी लो। तो ये हमने किसकी बात कर ली? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की। अगर बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? कि कितना स्ट्रॉन्ग जो होता है। मेल्टिंग पॉइंट की जब भी बात करती है तो मेल्ट कब करते हैं? सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट किया जाता है, तो तभी हमारा क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है? सॉलिड स्टेट से। और सॉलिड स्टेट मतलब कि क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जो एलिमेंट है वो कितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ कंबाइन है, तो उसे छुड़वाने के लिए हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बीच में, उतनी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। जब हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड स्टेट की। तो जब हम बात करते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएगा, तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगा? उसका लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसका लैटिस उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं सेकेंडियम से किसकी तरफ चलते हैं? मैग्नीज या फिर क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम या फिर मैग्नीज। क्रोमियम एंड क्रोमियम से जिंक। यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीज। तो जब हम बात करते हैं सेकेंडियम से हम किसकी तरफ गए? क्रोमियम की तरफ गए। तो यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। स्कैंडियम में कितने हैं? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, और मैग्नीज में भी क्या है? 5। यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करिए? इंक्रीज। तो यहाँ से यहाँ क्या करेगा? मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। फिर वापिस उस तरफ जाएंगे तो मैग्नीज में भी 5 है, फिर आयरन आएगा, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकल में 2,
ऊपर में 1 और जिंक में 0, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर गए अनपेड, डिक्रीज कर रहे हैं आप उस तरफ जाने पे। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाने पे क्या कर रहा है डिक्रीज, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा डिक्रीज, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा डिक्रीज। अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे डिक्रीज, तो जितने कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होंगी उतनी कम होंगी, और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होंगी उतनी ज्यादा, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बने तो जैसे ही हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है ट्रिपल बॉन्ड की। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात आती है तो इनके पास तो क्या क्या है पांच पांच और पांच पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्वाड्रपोलर क्वाड्रपोलर का मतलब होता है कि 4 बॉन्ड, और उसके 4 से ज्यादा भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, क्योंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, अगर 5 बॉन्ड बन रहे हैं मेटल और मेटल के बीच में, तो उनके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उस बॉन्ड को तोड़वाना क्या है मुश्किल, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन घटने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो जब बात करते हैं किसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जब हम बात करते हैं क्रोमियम वाली सीरीज की, क्रोमियम वाली सीरीज की बात की जाए तो क्रोमाटन यानी क्रोमाटन, तो इनके पास क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीज के पास भी, बट क्रोमियम भी के पास भी कितने हैं 5। और बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन का क्या होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लोएस्ट किसका होता है बात की जाए अगर इसकी जिंक वाली सीरीज की, यानी कि जिंक कैडमियम और मरकरी, मरकरी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिक्विड, यानी कि वो तो ऑलरेडी मेल्ट है, उसे मेल्ट करने के लिए क्या कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं लिक्विड का क्या हो गया लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने किसकी बात कर ली है मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसके बाद की जितनी प्रॉपर्टी रहती है हम उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।